I am अनिल कुमार शर्मा, योर एसएस टीचर। आज मैं आपको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र इनके बारे में बताऊंगा। देखिए, भारत देश की अर्थव्यवस्था विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के अंदर गिनी जाती है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर उसके उत्पाद जो होते हैं, उसके संसाधन जो होते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम उत्पाद और उनकी प्रकार ही करते हैं। उत्पाद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 श्रेणी में बांटा जाता है। प्रथम क्षेत्र पहले उत्पाद यानी प्राथमिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, द्वितीय क्षेत्र दूसरे उत्पाद दूसरे क्षेत्र और तृतीय तीसरे। अब नंबर वाइज इन तीनों का ही देश की इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है और ये तीनों के तीनों क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि तीनों में से एक का भी अभाव हो जाए तो देश प्रगति नहीं कर सकता, उन्नति नहीं कर सकता। अब प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं? देखिए, वे क्षेत्र जो सीधे तौर पे प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं उन्हें प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है। अर्थात कृषि करना, वन उत्पाद, मत्स्य पालन, पशुपालन, शहद इकट्ठा करना, गोद इकट्ठा करना, ये जितने भी व्यवसाय हैं ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि प्राथमिक क्रियाएं हैं, श्री प्रकृति के ऊपर निर्भर है। खान खोदना, खनिज इकट्ठा करना, ये सब प्राथमिक क्षेत्र आते हैं और इन क्षेत्रों के अंदर ही देश की अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो कृषि क्षेत्र में ही लगा हुआ है। अब आता है द्वितीय क्षेत्र के उत्पाद। द्वितीय क्षेत्र वे उत्पाद होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त उत्पादों की सहायता से अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उन्हें द्वितीय उत्पाद कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति द्वारा प्राप्त जो भी वस्तु है उनके माध्यम से दूसरी वस्तुओं का निर्माण करना द्वितीय क्षेत्र के उत्पादों में आता है। जैसे विनिर्माण उद्योग हमारा कारखाने हैं, फैक्ट्री है, वो सारे की सारी वस्तुओं को उत्पादन करती है, वो सारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए। खेती करना प्राथमिक क्रिया है और हमने प्राथमिक क्रिया ही से गेहूं पैदा किया। अब गेहूं से आटा बनाना, ब्रेड बनाना, चपाती बनाना या अन्य कोई भी उत्पाद बनाना, बिस्किट बनाना, ये हमारे द्वितीय उत्पाद में शामिल हो जाते हैं। तो ये हमारे दूसरे उत्पाद है। अब आता है तृतीय क्षेत्र। देखिए, इन दोनों क्षेत्रों का महत्व है। तृतीय क्षेत्र इससे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि तीसरे क्षेत्र में यातायात के साथ, संचार के साथ, परिवहन के साथ, डाक व्यवस्था, संचार व्यवस्था, रेल सेवा और बैंक सेवा, सेना, विदेशी मामले, जन की सेवा क्षेत्र है। सबसे आप सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। जो सेवाओं को प्रदान करता है वो ही क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो तीसरा क्षेत्र हमें सेवाएं देता है। दूसरे क्षेत्र से जो वस्तुएं बन जाती हैं, उत्पाद बन जाते हैं, उन्हें वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम करता है परिवहन के माध्यम से। तो तीसरा क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य जिले अस्पताल है, लोगों की जो है सेवा करके बीमारियों को ठीक करते हैं और स्वस्थ जनसंख्या ही इन दोनों उत्पादों में काम करेगी। इसके साथ साथ ये क्षेत्र तीनों के तीनों रोजगार का सृजन करते हैं। ये मैं आपको देता हूं मतलब कैसे करते हैं। लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं, प्राथमिक उत्पाद या क्षेत्र में काम करते हैं। एक बहुत बड़ी मात्रा में देश के लोगों को रोजगार मिलता है। दूसरे क्षेत्र में भी अधिकांश लोग काम करते हैं, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, मजदूरों की तरह। तो वो जो है दूसरे क्षेत्र में है। और तीसरा क्षेत्र भी इन दोनों क्षेत्रों को सेवा प्रदान कर रहा है। तो
अतः तीसरा क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र, पहला क्षेत्र, तीनों ही क्षेत्रों के अंदर रोजगार की अपार आवश्यकता है। देश की इकोनॉमी को मजबूत करने की स्थिति में तीनों क्षेत्र है। सकल घरेलू उत्पाद का तीनों क्षेत्रों का ही महत्व है। एक अनुमान के अनुसार 50-50 हजार पहले वो वित्तीय क्षेत्र, 50,000 करोड़ पहले वो वित्तीय क्षेत्र से उत्पाद बनाते हैं, लाभांश कमाते हैं, और 1 करोड़ 10 लाख ये सारे के सारे इसमें आते हैं, इसमें तीसरे में। तो इस प्रकार की सेवाएं, तो तीसरा क्षेत्र जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी स्थिति दोनों क्षेत्रों से मजबूत है। आज हम देखते हैं रोजगार के क्षेत्र में, तीसरे क्षेत्र में अधिकांश लोग लगे हुए हैं। अब यहाँ पे रोजगार का जिक्र आ रहा है, तो मैं आपको रोजगार के बारे में बताऊंगा। भाई देश के अंदर बेरोजगारी है, कि बेरोजगारी होती क्या है? देखिए, काम के इच्छुक लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम में मिलना ही बेरोजगारी है। यानी काम की योग्यता रखते हैं लोग, उनके पास योग्यता है, क्षमता है काम करने की, लेकिन उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार देश में काम नहीं मिलता है, वो बेरोजगार कहलाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, ये बेरोजगारी दो प्रकार की है हमारे चैप्टर के अंदर, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखो, खुली बेरोजगारी में है कि जिन लोगों को काम नहीं मिलता और जो काम की तलाश में घूमते हैं, उनके पास योग्यता है, क्षमता है, लेकिन काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, वो खुली बेरोजगारी है, दिखाई देती है। पढ़े लिखे नौजवान देखो, दाएं से बाएं भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, वो खुली बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको हम अदृश्य बेरोजगारी कह सकते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कह देते हैं। ये बड़ी भयानक है। इसमें क्या है कि एक ही काम के ऊपर आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं, तो जिन लोगों की आवश्यकता नहीं है वो लोग उसमें काम करते हैं, और यदि उन्हें हटा दें तो उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्पादन उतना ही जब होना है, उतना ही जब होना है, तो वैसी बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। एग्जाम्पल दूंगा तभी आप समझोगे। मान लीजिए किसी की किराने की दुकान है, और किराने की दुकान के अंदर एक ही परिवार के 5 आदमी काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, यदि उस 5 आदमियों में से 2 आदमियों को हम किसी और जगह काम करने भेजेंगे, और दुकान में 3 आदमी रहेंगे, और दुकान की बिक्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उतनी ही बिक्री 5 आदमी जब हुई थी, और उतनी ही बिक्री 3 आदमी है जब है, तो वो 2 आदमी को हमने दूसरी जगह भेजे, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी थी, छिपी हुई बेरोजगारी थी। क्या 3 आदमी की आवश्यकता थी, लेकिन 5 आदमी लगे हुए थे। शहरी क्षेत्र का उदाहरण है, आपको ग्रामीण क्षेत्र में देता हूँ उदाहरण में। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास, खोज कीजिए, 2 एकड़ जमीन है, और उस 2 एकड़ जमीन में होते हुए उसके पास न सिंचाई के साधन है, ना वो है उसके पास अन्य किसी प्रकार कृषि यंत्र है, और वो उसके अंदर ज्वार और बाजरे की ही फसल पैदा करते हैं। परिवार के अंदर 5 आदमी उस काम में लगे हुए हैं। एक दूसरा जमींदार जिसके पास साधन संपन्न है, सिंचाई के साधन है, सब कुछ है, यदि उस परिवार के 2 आदमी उस किसान के पास किराए के ऊपर, भाड़े के ऊपर, मजदूरी के ऊपर काम करने भेज दें, तो उस हमारे उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उत्पादन 3 आदमी थे जब भी खेत से उतना ही हुआ, और 5 थे जब भी उतना ही हुआ, बल्कि 2 आदमी दूसरी जगह काम करने भेजे तो कुछ आमदनी बढ़ी, घटी नहीं। तो इस प्रकार से जिन क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं, उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब इसके बाद आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, इसे हम मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र में कहते हैं, और निजी क्षेत्र में होता है जो किसी एक व्यक्ति का होता है। देखिए, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के क्षेत्र है, वो निजी क्षेत्र में आते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी
एक निजी क्षेत्र का विषय है और निजी क्षेत्र में व्यक्ति या व्यक्ति का समूह उस क्षेत्र का मालिक होता है। स्वामित्व क्षेत्र सबके लिए खुला होता है। सरकारी क्षेत्र है, बैंक, डाक, कार, रेल, परिवहन से ज्यादातर सरकारी है। इनमें कोई व्यक्ति आ सकता है। इतना ही नहीं, सरकार के उद्यम भी होते हैं, जैसे शेल है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना, शेल बोलते हैं, SAIL। तो ये जो है एक स्वामित्व क्षेत्र का उद्यम है। इसके अंदर काम करने की सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वामित्व क्षेत्र के अंदर जो लक्ष्य होता है वो लाभ कमाना नहीं होता, और जबकि निजी क्षेत्र में मुनाफा कमाना, लाभ कमाना, ये मालिकों का उद्देश्य होता है। स्वामित्व क्षेत्र में सरकार हर व्यक्ति का ध्यान रखती है। उदाहरण देता हूं, जमींदारों से, किसानों से सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है और फिर अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, राशन डिपो के होल्डरों के माध्यम से सस्ते कीमत के उत्पाद गरीब समुदायों को उपलब्ध कराती है। तो सरकार का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं हुआ, सरकार का उद्देश्य जन कल्याण हुआ। तो लोग स्वामित्व क्षेत्र के जो भी उद्यम है, क्षेत्र है, तो वो जन कल्याण के ऊपर टिके होते हैं। उनका उद्देश्य जनता कल्याण करना होता है, न कि मुनाफा कमाना, क्योंकि उन क्षेत्रों में सरकार पैसा लगाती है और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस क्षेत्र का विकास किया जाए ताकि देश की जनता का कल्याण हो सके। आप देख सकते हो, यदि सरकार स्वामित्व क्षेत्र है, रेल है, डाक है, बैंक है, रक्षा है, विदेशी मामले हैं, अगर इन क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र, अस्पताल है, इन्हें सरकार निजी क्षेत्र को सौंप दे, परिणाम जानते हो क्या होगा? लोगों को बहुत अधिक कीमत चुका करके इन सेवाओं का लाभ मिलेगा, क्योंकि निजी क्षेत्र तो लाभ देखेंगे। इसीलिए स्वामित्व क्षेत्र का होना बहुत जरूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि स्वामित्व क्षेत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसका होना कितना आवश्यक है। ये ना हो तो हमें हर प्रकार की सेवाएं ऊंची कीमत में मिलेंगी, या हो सकता है गरीब आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो जाए। अब आपका आता है असंगठित और संगठित क्षेत्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, संगठित क्षेत्र, इसमें संघ होते हैं, संगठन बड़े होते हैं। उसमें क्या होता है, तो रोजगार की गारंटी होती है। जो संगठित क्षेत्र में मजदूर काम करता है उसके काम की गारंटी है। काम के घंटे निश्चित होते हैं, कितने घंटे वो काम करेगा। अतिरिक्त घंटे काम करेगा तो उसको वेतन भी अतिरिक्त ही मिलेगा, ठीक है, कम नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और उसे नियुक्ति पत्र दिया जाता है संगठित क्षेत्र में कि आपको नियुक्त किया जा रहा है। उसकी नियुक्ति पत्र में उसे हर प्रकार की जो सुविधाएं मिलेगी, कितना वेतन मिलेगा, कितनी वेतन बढ़ोतरी होगी, कब उसे रिटायरमेंट किया जाएगा, समय समय पे कितने उसे यात्रा भत्ता मिलेगा, कितना चिकित्सा भत्ता मिलेगा, हर प्रकार की शर्तें उस नियुक्ति पत्र में लिखी होती हैं। इसके अलावा सवैतनिक अवकाश, बीमारी का अवकाश आदि की सुविधा होती है, कोई पैसा नहीं करता। तो इस प्रकार संगठित क्षेत्र होता है। जबकि असंगठित क्षेत्र, इस क्षेत्र में मजदूरों के काम करने के घंटे भी निश्चित नहीं है। उन्हें अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन पैसा अतिरिक्त घंटों का नहीं मिलता। उन्हें बिना किसी वजह के, बिना कारण भी नौकरी से हटाया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर नियोक्ता यानी कि मालिक की इच्छा के ऊपर निर्भर करते हैं कि वो उसे कब तक रखता है, उसके काम से खुश है या नहीं। अगली बात, अगर वो व्यक्ति छुट्टी करता है एक दिन के लिए तो उसका वेतन काट दिया जाता है। कहने का तात्पर्य, असंगठित क्षेत्र की स्थिति संगठित क्षेत्र की तुलना में बड़ी दयनीय है। असंगठित क्षेत्र में
लोगों का शोषण होता है। किस प्रकार से होता है? निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन मिलता है। जो सरकारी वेतन है मजदूरी, उससे भी कम, यानी बहुत ही कम वेतन मिलता है। दूसरा, घंटे काम के निश्चित है, लेकिन उनके पास से जो है अतिरिक्त काम लिया जाता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ वे लोग उसे समय पर वेतन नहीं देते और बार बार उनको उनके पद से हटा भी देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि असंगठित क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार से शोषण होता है। इसीलिए लोग असंगठित क्षेत्र में जाना पसंद कम करते हैं। लेकिन आज इस युग में सरकार ने कुछ कठोर कदम उठाए हैं। असंगठित क्षेत्र के अंदर लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है सरकार, लेकिन बेरोजगारी इतनी है कि लोगों को असंगठित क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है। अब संगठित में असंगठित क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। अब आता है तृतीय क्षेत्र का महत्व मैं आपको बता ही चुका हूं कि तीसरा क्षेत्र इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके एवज में कोई कार्य संबंध नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया शुरू में ही। ये तीनों ही क्षेत्र जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हैं। आप एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हो। मान लीजिए केवल प्राथमिक क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन होता हो, ना उनका उपयोग होता, तो बताओगे दोनों क्षेत्र को काम के लिए वस्तु बढ़ जाए, सामान जो है बहुत अधिक हो जाएगा। तो दूसरा उत्पाद क्षेत्र जो है उत्पाद बनाता है। अगर केवल बनाने वाले उत्पाद को बेचने के लिए स्थान ना हो या साधन ना हो जाने के लिए, तो क्या करेगा बनाने वाला? सामान रहेगा कारखाने में रखा हो। तो तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि तीसरा क्षेत्र जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब आता है बेटा इसके बाद आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया। देखिए, आर्थिक क्रियाएं आपने पढ़ा है, सुना है। वे क्रियाएं जिन क्रियाओं के करने से आय प्राप्त होती है, इनकम होती है, वो होती है आर्थिक क्रिया। और आर्थिकेतर क्रिया वे क्रिया जिनके करने से आय प्राप्त नहीं होती, उन्हें हम आर्थिकेतर या गैर आर्थिक क्रियाएं भी कह सकते हैं। अब आप कहोगे एग्जाम्पल होगी, हर काम में आए होगी, नहीं होगी। देखो, गृहिणी का अपने ही घर के अंदर काम करना, कोई वेतन नहीं मिलेगा। अगर वो बाहर काम करके आती है, उसे वेतन मिलेगा। अध्यापक का घर में अपने ही बच्चे को पढ़ाना, कोई इनकम नहीं होगी। और स्कूल में पढ़ाने जाएगा तो इनकम हो, तनख्वाह मिलेगी। समझिए, तो ऐसी क्रियाएं जिनसे आय की प्राप्ति नहीं होती है वे आर्थिकेतर क्रियाओं में आती है, और जिनसे आय की प्राप्ति होती है वो आर्थिक क्रियाओं में आती है। अब ये तो होंगे काम। इसके साथ साथ आप अनुभव उठा कि आपके क्षेत्र में अनेक प्रकार के आपको कार्य दिखाई देंगे जो लोग कृषि को छोड़ करके अन्य काम में लगे हुए हैं। सूची अपने आप बना सकते हो। रिक्शा चालक है, फल विक्रेता है, दूध बेचने वाला है, टेम्पो चलाने वाला है, डेयरी चलाने वाला है, हलवाई की दुकान है, किराने की दुकान है। तो इस प्रकार के अनेक हम देखते हैं। कृषि के अलावा तो अनेक काम होते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि भारतवर्ष के अंदर उद्योगों की स्थिति को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि दूसरा क्षेत्र जो है ये भी लोगों को रोजगार देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि रोजगार के क्षेत्र में, यानी कि भारत को हमें विकसित राष्ट्र कैसे बनाए। देखिए, अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को पहले शिक्षित और जागरूक किया जाए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे मानव का विकास होता है, उसे ज्ञान मिलता है और ज्ञान के बलबूते
मुद्दे पर ही वो आगे बढ़ सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य पहले शिक्षा को जो है उन्नत किया जाए, रोजगार बढ़ाया जाए, लोगों को जितना ज़्यादा रोजगार मिलेगा देश का उतना ही विकास हो जाएगा, स्थिति मजबूत होगी। उद्योगों की स्थापना की जाए, जितने ज़्यादा उद्योग धंधे होंगे उतने अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए ताकि लोग हष्ट-पुष्ट रहे, ताकतवर रहे, शक्तिशाली रहे, ताकि लोगों का काम करने में मन लगे। इन चीज़ों को हमें बढ़ाना होगा और साथ ही साथ देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए तीनों क्षेत्रों को मिलकर के काम करना होगा, क्योंकि तीनों क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और जब तक तीनों निर्भर है तभी देश का विकास संभव है। तो अतः स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर ये तीनों क्षेत्र में एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब मैं आपको इस बात के कुछ प्रश्न बताता हूँ जो आप बताएंगे। पहला यही है कि भाई जो उत्पाद कितने प्रकार के हैं, उसके बाद तीसरा क्षेत्र जो है अति महत्वपूर्ण क्यों है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उत्पाद क्या है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं अधिकांश लोग संगठित क्षेत्र में काम करना आरंभ करते हैं, चाहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ले सकते हो, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों का शोषण किस प्रकार से होता है, आप इस चीज को जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक व आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। खुली बेरोजगारी, अगला प्रश्न है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का उदाहरण दीजिए। तो ये प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लिखने के साथ साथ याद अवश्य करें, क्योंकि याद करने बिना बात नहीं करें, याद बहुत जरूरी करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपना काम सब ध्यानपूर्वक पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।